बुलेटिन में बात होगी भारत बंद के देश भर में हुए असर की, राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे की। देखेंगे कैसे हरियाणा बीजेपी में बढ़ता जा रहा है टकराव। दिल्ली से खाली हाथ लौटे चंपई सोरेन को। जानेंगे एमवीए के महाराष्ट्र बंद के ऐलान को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब? बलराम मांग के ले गए थे, क्यों दिया था उनको? वो कहा आए हमसे कह लगे वो अपना आधार दे दो, साइन कर दो। पर पता नहीं कब मतलब उनका जरूरत रहे, हमें जीवन में पता रहे कि क्या। तस्वीरों में देख सकते हैं ये उप निरीक्षक जुबेर अहमद जी हैं, जिनकी तैनाती भीरा कोतवाली में है। इन्होंने अपराध संख्या 609/2023 की विवेचना करते हुए अपने मित्रों का बचाव करते हुए विधि विरुद्ध तरीके से लाल बहादुर जी को चश्मदीद गवाह के रूम में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने से संबंधित बयानबाजी कर एसी रूम में बैठकर विवेचना खत्म कर माननीय न्यायालय के समक्ष विवेचना पत्रावली पेश कर दी। जब इस संबंध में लाल बहादुर जी से पूछा गया तो जवाब उन्होंने इस प्रकार दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पुलिस ने एक एसी रूम में बैठ के इनको गवाह के रूम में एज ए सपोर्ट कर दिया है। एक मोटी रकम ले लेते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अब जान के पूछे, क्या आप उनको जानते हैं? यहाँ थाने में आप उप निरीक्षक जुबेर अहमद हैं? हम नहीं जानते। जुबेर अहमद को नहीं जानते हैं? फिर ये आपने आधार दिया है? ये आधार जो देख रहे हैं, ये आधार, इसमें दस्तखत है आपके? ये आधार जुबेर अहमद को दिया आपने? जुबेर अहमद को नहीं दिया। क्या जुबेर अहमद ने, उप निरीक्षक जुबेर अहमद, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जुबेर अहमद जी हैं। क्या इन जुबेर अहमद को आपने किसी प्रकार का कोई आधार दिया? इन्होंने कोई बात की, कोई बयान लिया आपसे? किसी प्रकार का नहीं लिया। आपको इन्होंने गवाही लगाई है 609/2023 में एक FIR कायम होती है, उसमें इन्होंने आपको गवाह के रूम में लगाया है। और आपके बयान भी लिखे हैं कि आपने ये बयान क्या दिए हैं कि साहब रास्ता का विवाद केवल विक्रांत और विशाल पुत्र नत्थू और रामकिशोर पुत्र रामफूल से है। यूसुफ इदरीसी का था। अगर यूसुफ ने FIR में किसी अन्य लोगों का नाम लिखवाया है तो झूठा ही लिखवाया है। और घटना में कोई लूट की घटना नहीं हुई, क्योंकि घटना बहुत से लोगों ने देखी और आप लोगों से भी घटना के बारे में पूछ सकते हैं। इस प्रकार कथन किया है। इस प्रकार से कुछ कहा है उनसे? क्या आपने? हमने कोई बातें हमसे नहीं हुई, किसी प्रकार कोई बात नहीं हुई, क्या कहा है? आप इस घटना के वक्त मौजूद थे क्या वहाँ? हम तो नहीं थे। आप मौजूद नहीं थे। आप देख सकते हैं कि घटना के वक्त सम्मानित व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। और जुबेर अहमद किस तरीके से अपने मित्रों को बचाने के लिए किस तरीके से एक संभ्रांत और सज्जन व्यक्ति को इस बीच में घसीट देते हैं। और किस तरीके से कि जब ये मोटी रकम मिलती है, मोटी रकम की आड़ में किस तरीके से एक संभ्रांत व्यक्तियों को समझाया जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि इस तरीके से फर्जी विवेचना कर ली जाती है? इस संबंध में क्या फर्क पड़ेगा? आपको लगता है इससे न्याय मिल पाएगा? जब आपने दिया नहीं, ये आपका आधार कार्ड पे दस्तखत भी है, तो कैसे यूज हो गया? आपने ये आधार किसको दिया था? आधार शायद ये बलराम मांग के ले गए थे, क्यों दिया था उनको? वो कहा आए हमसे कह लगे वो अपना आधार दे दो, साइन कर दो। पर पता नहीं कब मतलब उनका जरूरत रहे, हमें जीवन में पता रहे कि क्या। बाकी किसी के बयान तो नहीं दिए हैं? कोई बयान नहीं। मतलब एक आधार इसे ले लिया जाता है, किसी तरीके से दस्तखत करके दे देते हैं, क्योंकि ये मोहल्ले की बात थी, जबकि घटना के समय थे जो ये घटना हुई थी। ये घटना के समय होते भी नहीं है। आधार मांग के किस तरीके से ये कृत्य किया जाता है और इनके क्या क्या बयान हैं। लेकिन धारा 319 में ये सब घसीट के कोर्ट में पहुंचे। पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक रोक, एससी बोला था। निचली अदालत आरोपों में उलझी, यूपीएससी दिल्ली पुलिस से मांगा था जवाब। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, फ्री बिजली और मोहल्ला क्लिनिक का वादा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा भारत में बनेंगे बांग्लादेश जैसे हालात। बोले 25 लाख किसान संसद जाते तो उस दिन ही हो जाता हमारा काम। हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, 102 अंकों की बढ़त के साथ 80,905 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वहीं 71 अंकों की तेजी के साथ 24,770 के साथ बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। SC/ST आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए देश भर के दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा ने 21 अगस्त यानी कि आज भारत बंद बुलाया था, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। और ज्यादातर राज्यों में तो एक भी दुकान नहीं खुली और ये आंदोलन पूरी तरह सफल नजर आया।
बिहार की राजधानी पटना में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरा, दरभंगा और मधुबनी में ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। देशव्यापी बंद के आह्वान का मध्य प्रदेश में आंशिक असर दिखाई दिया और स्थिति पूरी तरह शांत रही। वहीं राजस्थान के अलवर में यह आंदोलन पूरी तरह सफल रहा। शहर में सभी बाजार बंद रहे। वहीं राजस्थान के कोटा में विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं टाल दी गईं। SC/ST के लोगों ने राजनीतिक दलों को उनके आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। हालांकि राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जन आंदोलनों से बेलगाम सरकार पर लगाम लगती है। शांतिपूर्ण आंदोलन एक लोकतांत्रिक अधिकार है। इसके अलावा झारखंड में बंद का मिलाजुला असर रहा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में भी मिलाजुला असर देखने को मिला। कोल्हान प्रमंडल में भीमसेना के भारत बंद का असर दिखा। उड़ीसा के बोलानगीर, सुवर्णपुर, जाजपुर और आंगुल में दुकानें, शॉपिंग मॉल और कई ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दलित और आदिवासी संगठनों को समर्थन दिया। हालांकि सरकारी दफ्तर और बैंकों का काम सामान्य रूप से जारी रहा। स्टाफ में कमी और सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा होने के कारण कुछ सेवाएं प्रभावित रहीं। इसके अलावा आपातकालीन सेवाएं जैसे मेडिकल सेवाएं, एम्बुलेंस, पेयजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल सेवाएं और विद्युत सेवाएं चलती रहीं। यानी बीजेपी शासित राज्यों में भी बंद का असर देखने को मिला, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों की जनता भी बीजेपी से खासा नाराज है। आरक्षण बचाने की बात हो या फिर संविधान बचाने की, विपक्ष की चिंता कहीं न कहीं मोदी सरकार के फैसलों के चलते दिख रही है। क्योंकि आरक्षण और संविधान को लेकर बीजेपी के नेताओं के जो बयान आते रहते हैं, उसके बाद विपक्ष को संविधान बचाने की लड़ाई में उतरना पड़ा है। और अब 24 अगस्त को राहुल गांधी इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। लड़ाई संविधान बचाने की ही है। संविधान बचाने की मुहिम में राहुल गांधी लगातार फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल ने ही लोकसभा चुनाव में संविधान को एक अहम मुद्दा बनाकर उभारा, जिसके चलते बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अब इसी मुहिम को जारी रखते हुए राहुल गांधी 24 अगस्त को इलाहाबाद जा रहे हैं। यहाँ राहुल संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। राहुल के इस दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज हो चली हैं। बता दें कि ये सम्मेलन इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इसको लेकर राहुल ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक मैसेज भी शेयर किया है। राहुल ने लिखा कि मैं आप सभी को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मूल मूल्यों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के हमारे मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे साफ है कि राहुल गांधी संविधान को संरक्षित करने के अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़नी तय है। राहुल के इलाहाबाद दौरे को लेकर बीजेपी घबराई हुई है, तो वहीं अब हरियाणा में भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में सीट को लेकर मतभेद उभर कर सामने आए हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी में टिकटों की घोषणा से पहले ही बगावत के सुर फूट पड़े हैं। बगावत करने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने अपनी ही पार्टी को खुला चैलेंज दे दिया है। रणजीत चौटाला ने कहा, रानिया से बीजेपी मुझे टिकट देती है तो ठीक, वरना बीजेपी अपना देख ले। मैं रानिया से चुनाव जरूर लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर मेरा अपना जनाधार है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा, समय की बात है, राजनीति में समय बदलता रहता है। उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो रणजीत पार्टी छोड़ सकते हैं। बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए थे। हाल ही में हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा के भाई और बीजेपी नेता भाई गोविंद कांडा ने सिरसा की रानिया सीट से अपने बेटे धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसको लेकर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने समर्थकों की मीटिंग की, जिसमें बीजेपी नेताओं को नहीं बुलाया। मीटिंग में रणजीत चौटाला ने नाराजगी जाहिर करते हुए गोपाल कांडा को लेकर तीखी बयानबाजी की। रणजीत चौटाला ने कहा था, गोपाल कांडा का काम है, एक सीट जीतो और फिर सीएम से CLU करवाओ। इस बार ये सिरसा भी हारेंगे। रणजीत चौटाला ने चेतावनी देते हुए कहा कि रानिया सीट पर किसी और को उतारा गया तो वो अपना फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। रणजीत सिंह चौटाला के बगावती सुर बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते हैं। बीजेपी के अपने ही मंत्री ने पार्टी की नींद उड़ा दी है, तो वहीं पिछले कुछ दिनों में झारखंड में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। अटकलें थी कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि वो वापस झारखंड अपने गांव लौट गए हैं और अब वो खुद ही मुश्किल में दिख रहे हैं। इन दिनों झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के बागी विधायक चंपई सोरेन को लेकर चर्चा तेज है। हाल ही में चंपई दिल्ली पहुंचे थे, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं।
लेकिन बुधवार को चंपई खाली हाथ दिल्ली से झारखंड लौट गए। अब चंपई ने अपने संन्यास और आगे के प्लान को लेकर जानकारी साझा की है। इस दौरान चंपई ने नई पार्टी बनाने की ओर भी इशारा किया है। नहीं तो संगठन नहीं तो दोस्त, है ना? संन्यास नहीं लेंगे राजनीति से। किंतु हम हटा लें क्या, हम हटा लें क्या, हम छोड़ दें? जो हम अध्याय शुरू किया है हर दिन भी हमारा चैप्टर बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला दोस्ती करके आगे समाज का इस राज्य का सेवा करूंगा। वीडियो में चंपई अभी भी अपने आगे की रणनीति को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो नई पार्टी बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कोई नया साथी मिलने पर उससे हाथ मिलाने की बात भी कर रहे हैं। वहीं बुधवार को ही दिन में उनसे बीजेपी में शामिल होने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब जवाब देते हुए कहा कि वो तो टूटा हुआ चश्मा बनवाने दिल्ली गए थे। इससे साफ है कि चंपई की हालत फिलहाल न घर के न घाट के वाली होकर रह गई है। चंपई सोरेन को बीजेपी ने झटका दे दिया है। वो बेरंग झारखंड लौट आए हैं। चंपई मुश्किल में है तो बीजेपी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की बदलापुर की घटना ने राज्य में बीजेपी के साथ पूरे महायुति गठबंधन को ही मुश्किल में डाल दिया है। राज्य के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। एमवीए की तरफ से महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बदलापुर के एक स्कूल में 2 मासूमों के शोषण के बाद से राज्य में बवाल मचा हुआ है। जनता में आक्रोश है और सभी ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस बीच विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। महाविकास अघाड़ी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने घोषणा की कि 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है। मीटिंग के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बदलापुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा, 24 तारीख को 24 हम बदलापुर की जो घटना है उनके खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र बंद होगा। महाविकास आघाड़ी में सभी जो हमारे साथी है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, लेफ्ट पार्टीज, समाजवादी पार्टी, एवरीबॉडी, हम एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र बंद करेंगे। पूरा महाराष्ट्र का अपराधीकरण हुआ है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार सो रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार तो पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त है, लिहाजा उसके पास आम लोगों के लिए समय नहीं है। सुप्रिया सुले ने बदलापुर मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद से सरकार बुरी तरह से घिरती जा रही है। एमवीए ने एनडीए सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर ली है, तो वहीं बीजेपी के ही नेता पार्टी की मुसीबत बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष का दावा है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इस बीच बीजेपी के ही एक सीनियर नेता ने मोदी सरकार की विदाई को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। केंद्र में पीएम मोदी ने भले ही सहयोगियों के सहारे तीसरी बार सरकार बना ली हो, लेकिन इस बार मोदी सरकार कमजोर स्थिति में दिख रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि मोदी सरकार इस बार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन अब विपक्ष के दावे को बीजेपी के दिग्गज नेता का ही साथ मिल गया है। बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि पीएम मोदी बहुत जल्द अपनी कुर्सी खो देंगे। स्वामी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अगर मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के मुताबिक 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शक मंडल से रिटायर होने का ऐलान नहीं करते हैं, तो वो दूसरे तरीके से अपनी पीएम कुर्सी खो देंगे। स्वामी के इस पोस्ट से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। इससे साफ है कि जनता और विपक्ष के साथ साथ बीजेपी में भी पीएम मोदी के लिए भरोसा कम होता जा रहा है, जिसके चलते अब बीजेपी के ही नेता पीएम की कुर्सी को लेकर ऐसे दावे करने लगे हैं। बीजेपी नेता के दावे ने पीएम मोदी की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे बीजेपी एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें आरक्षण का लाभ ले रहे मेधावी छात्रों को सामान्य श्रेणी की सीट पर दाखिला नहीं देने का फरमान सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के मेधावी छात्र यदि अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य कोटि की सीटों पर दाखिला पाने के हकदार हैं, तो उनको आरक्षण वाली सीटों पर दाखिला नहीं मिलना चाहिए।
आपको बता दें कि ये मामला मध्य प्रदेश में एमबीबीएस सीटों पर नामांकन से संबंधित है, जहां कुल सीटों का 5% सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित था। मध्य प्रदेश शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 2G के अनुसार कई सीटें खाली रह गई। सीटों के GSUR श्रेणी से अपने श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया। तो वहीं इसके खिलाफ याचिका में प्रार्थना की गई कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी छात्रों जिन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के सरकारी स्कूल कोटे के तहत एमबीबीएस में दाखिला दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी स्कूलों से उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को सामान्य सीट पर एमबीबीएस में दाखिला नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दबदबा जारी है। वहाँ पर अपराधियों की तो खैर है ही नहीं, साथ में अगर आप विशेष जाति के हैं तो पहले तो आप अपराध साबित होगा या ना होगा, पहले आपका घर चला जाएगा। अब बारी आई है वहाँ के अफसरों की, जिन्हें अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 अगस्त तक सरकार के सामने पेश करना होगा, वरना उनकी तनख्वाह रोक ली जाएगी। अब देखना यह है कि सरकार को आए दिन बचने के दांव पे सिखाने वाले ये अफसर अपने आप को किस तरह से बचाएंगे। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।